हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है कलह। सुबह का समय था। घर के बड़े बड़े दरवाजे खुले हुए थे। बाहर धूप ताजी थी, मगर घर के भीतर का माहौल हमेशा की तरह बोझिल और भारी। रिया बाथरूम से नहाकर बाहर निकली। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और सफ़ेद सूती सूट उस पर सादगी भरी चमक छोड़ रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर जो नफरत और तिरकता थी, उसने उस सुंदरता को भी कठोर बना दिया। मम्मी जी, रिया ने ऊंची आवाज में पुकारा। सास विमला देवी, जो रसोई में चाय उबाल रही थी, घबराकर बाहर आई। क्या हुआ बहू? रिया ने आंखें तरेरते हुए कहा। ये बाथरूम का नल टपक क्यों रहा था? कल भी कहा था इसे ठीक कराइए, लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं। अगर मेरी साड़ी भीग जाती तो आप भरपाई करती क्या? विमला देवी चुपचाप खड़ी रहीं। उनकी उम्र 60 के पार थी। चेहरे पर झुर्रियों में जीवन भर का संघर्ष झलकता था। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती, बस बोली, बहू मैंने तो मिस्त्री को बुलाया था, लेकिन कुछ नहीं। रिया ने झुंझलाते हुए कहा, आपको तो बस बैठे बैठे बातें बनाने आती हैं। घर संभालना आपसे होता नहीं, और हमें सुनाने में आप सबसे आगे। इतना कहकर वह तमतमाती हुई अपने कमरे में चली गई। विमला देवी की आंखों में आंसू भर आए। उसी वक्त घर का मुख्य दरवाजा खुला और विमला देवी की बेटी कृतिका अंदर आई। वह शादीशुदा थी, लेकिन अक्सर मायके चली आती थी। हाथ में पर्स झुलाते हुए बोली, क्या हुआ माँ, सुबह सुबह आपकी आंखें भीगी क्यों हैं? विमला देवी ने आंसू पोंछे, कुछ नहीं बेटा। रिया तभी कमरे से बाहर आई और तीखे सुर में बोली, अरे कृतिका, तुम्हारी माँ को तो हर बात पर रोने की आदत है। अगर घर में पानी टपक रहा है तो क्या मैं ही झेलूं? मुझे भी तो काम पर जाना होता है। कृतिका ने भौं में चढ़ाई। भाभी, आप तो हर बात का दोष माँ पर मढ़ देती हैं। वो अकेली औरत कब तक सब संभालें? आप भी तो इस घर की बहू हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। रिया हंसी उड़ाते हुए बोली, ओ, तो अब मुझे जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने आई हो? देखो कृतिका, तुम अपने पति का घर संभालो। ये घर मेरा है और इसमें कैसे रहना है ये मैं तय करूंगी। कृतिका का चेहरा लाल हो गया। भाभी, ये मत भूलिए, ये घर हमारे पापा की मेहनत से बना है। मेरी माँ ने खून पसीना बहाकर इसे संभाला है। आप तो बस आराम से आईं और रानी बन गईं। रिया ने कटाक्ष किया। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत की होगी, तभी तो घर का एक एक कोना जर्जर है। अगर मेरे मायके का पैसा ना आया होता तो इस घर की हालत खंडहर जैसी होती। ये सुनकर विमला देवी का कलेजा कांप उठा। आंसू खुद ब खुद ढलक पड़े। इतने में रिया का पति अरुण कमरे से बाहर आया। वह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। गले में टाई ढीली पड़ी थी और चेहरा नींद से भारी। उसने रिया और कृतिका की बहस सुनी, मगर चुप रहा। कृतिका ने गुस्से में कहा, भैया आप क्यों चुप हैं? भाभी, आपकी आंखों के सामने माँ का अपमान कर रही हैं। आप कुछ कहेंगी भी या हमेशा की तरह खामोश रहेंगे? अरुण ने सिर झुकाकर कहा। कृतिका, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज झगड़ा मत करो। रिया मुस्कुराते हुए बोली, देख लिया कृतिका, तुम्हारे भाई को मेरी बातों में कुछ गलत नहीं लगता। कृतिका आहत हो गई। उसने माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। माँ, आप क्यों सहती हो ये सब? एक दिन इस औरत को उसकी जगह दिखाऊंगी। दिन बीतते गए। रिया का रवैया और कठोर होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर विमला देवी को ताने देती। मम्मी जी, दाल में नमक ज़्यादा क्यों है? आपको तो स्वाद की समझ ही नहीं। इतनी उम्र हो गई फिर भी समझदारी नहीं आई। आपसे तो नौकरानी बेहतर है। घर में अगर कोई गंदगी रह जाती तो सब मुझ पर उंगली उठाते हैं। आप दिन भर क्या करती हैं? विमला देवी चुपचाप सह लेती, मगर उनके दिल में चोटें गहराती जाती। कृतिका हर बार जब भी आती माँ को टूटा हुआ देखती, लेकिन रिया का सामना करना आसान नहीं था। वह चालाक थी और अपने पति के सामने हमेशा मासूमियत का मुखौटा पहन लेती। एक रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तब रिया ने फिर से हंगामा किया। मम्मी जी, मेरी साड़ी पर दाग कैसे लग गया? आपने ही अलमारी में ठीक से नहीं रखा होगा। आपको चीज़ों की कोई कदर नहीं। विमला देवी ने धीमी आवाज में कहा। बहू, मैंने तो बड़ी संभाल कर रखी थी। शायद। रिया ने बात काट दी। शायद कुछ नहीं। आपको तो बहाने बनाने की आदत है। अगर ये साड़ी खराब हुई तो मैं आपको चैन से जीने नहीं दूंगी। इतना कहकर उसने अलमारी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आवाज इतनी तेज थी कि कृतिका भी अपने कमरे से बाहर आ गई। बस भाभी, बहुत हो गया। हर रोज आप माँ पर इल्जाम लगाती हैं। रिया हंसी, तो तुम कर लोगी मेरा हिसाब? कृतिका गरज उठी। हाँ करूंगी। तुमने माँ का चैन छीन लिया है। तुम सोचती हो कि इस घर पर सिर्फ तुम्हारा हक है? नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ माँ को सताने नहीं दूंगी। रिया की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। तो कर लो जो करना है। तुम्हारी माँ की जिंदगी अब मेरे हाथ में है। यह सुनते ही विमला देवी कांप उठी। उनके दिल में जैसे किसी ने तीर चुभो दिए हों। उस रात घर की दीवारों ने वो चीखें सुनी जो बाहर किसी ने नहीं सुनी। सास बहू के बीच की जंग अब खामोश नहीं रही थी। रिया के ताने, कृतिका का प्रतिकार और अरुण का मौन, ये तीनों मिलकर उस घर को धीरे धीरे नरक बना रहे थे। विमला देवी का दिल हर रोज टूटता, लेकिन वह खुद को सिर्फ यही समझाती, शायद यही मेरा भाग्य है। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में ये तकरार और भी भयंकर रूप ले लेगी। रात लंबी थी, मगर नींद किसी को नहीं आई।
विमला देवी अपने कमरे में चुपचाप लेटी थीं। आंसुओं से उनका तकिया भीग चुका था। रिया के शब्द उनके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। कृतिका भी करवटें बदल रही थी। वह अपनी माँ की हालत देखकर तिलमिला उठी थी। सुबह होते ही उसने ठान लिया, अब चुप नहीं रहेगी। सुबह रिया हमेशा की तरह सज धज कर रसोई में आई। चाय बनाने की जिम्मेदारी उसने कभी नहीं निभाई थी। बस आदेश देती, मम्मी जी मेरी ग्रीन टी कहाँ है, ऑफिस जाने से पहले पीनी है। विमला देवी उठी और चाय बनाने लगी। तभी कृतिका अंदर आई और सख्त लहजे में बोली, माँ आप क्यों बना रही हैं? भाभी खुद क्यों नहीं बनाती? आखिर ये उनका भी घर है। रिया ने व्यंग से हंसते हुए कहा, ओह तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि घर कैसे चलाना है? देखो कृतिका, मैं नौकरी करती हूँ। मुझे सुबह से ही ऑफिस की फाइलें देखनी पड़ती हैं। तुम्हारी माँ को फुर्सत ही फुर्सत है, तो वही काम क्यों ना करें? कृतिका गर्जी, भाभी नौकरी करने से इंसान घर की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता। मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं है। रिया का चेहरा तमतमा गया। चुप रहो। जब से शादी हुई है तुम हर बार बीच में टांग अड़ाने चली आती हो। ये घर मेरा है और इसमें किसे क्या करना है ये मैं तय करूंगी। विमला देवी घबराई हुई बीच में बोली, बस करो दोनों। सुबह सुबह झगड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा था। शोर सुनकर अरुण बाहर आया। टाई ठीक करते हुए उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? रिया ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहा, अरुण तुम्हारी बहन तो हमेशा मुझे नीचा दिखाने आती है। मैंने क्या गुनाह किया है अगर मैं तुम्हारी माँ से चाय बनवाती हूँ? मैं तो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। अरुण ने बहन की ओर देखा। कृतिका प्लीज तुम हर बार झगड़े में मत पड़ा करो। माँ से कहो चाय बना दें। इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? कृतिका का दिल टूट गया। भैया आपको माँ की हालत दिखती नहीं? वो रोज ताने सहती हैं, अपमान सहती हैं और आप बस खामोश रह जाते हैं। अरुण कुछ नहीं बोला, बस बैग उठाकर ऑफिस चला गया। रिया ने विजयी मुस्कान के साथ कृतिका को घूरा। देखा तुम्हारा भाई भी जानता है कि मैं सही हूँ। कृतिका का खून खौल उठा। भाभी याद रखना, हर अत्याचार का अंत होता है। एक दिन आपका भी होगा। दिन गुजरते गए। रिया का जुल्म बढ़ता ही गया। कभी खाने में कमी का ताना, कभी कपड़ों की धुलाई पर गुस्सा, कभी मेहमानों के सामने सास की बेइज्जती। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। घर में अरुण के कुछ दोस्त आए थे। सब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। विमला देवी ने सोचा मेहमानों के लिए पकौड़े बना दें। वो गरम गरम पकौड़े लेकर आईं। तभी रिया ने ऊंची आवाज में कह दिया, मम्मी जी आप क्यों इतना तेलियापन बना लाती हैं? मेरे पति को तो ये सब सूट ही नहीं करता। आप चाहती हैं कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। दोस्तों के सामने यह सुनकर विमला देवी का चेहरा शर्म से झुक गया। पकौड़े कांपते हाथों से मेज पर रख दिए। दोस्तों ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन विमला देवी का दिल छलनी हो चुका था। उस रात कृतिका ने माँ से कहा, बस माँ अब और नहीं, आप चुप रहकर अपनी जान गंवा रही हैं। कल से मैं यहीं रहूंगी। भाभी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। विमला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा, घर टूट जाएगा, अरुण परेशान हो जाएगा। कृतिका ने सख्ती से कहा, माँ अगर अब हम खामोश रहें तो भाभी और सिर चढ़ जाएंगी। मैं कसम खाती हूँ अब उन्हें आईना दिखाकर रहूंगी। अगले दिन कृतिका ने जानबूझकर घर का एक काम अपने हाथ में ले लिया। उसने रसोई संभाल ली। रिया जब ऑफिस से लौटी और देखा कि कृतिका खाना बना रही है तो भड़क गई। वाह ये नया तमाशा क्या है? कृतिका ने तंज कसा, भाभी आप तो बड़ी समझदार है ना, तो आराम कीजिए, खाना मैं बनाऊंगी। माँ बाप की नौकरानी नहीं रहेंगी। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो मतलब अब तुम मुझे घर से निकालना चाहती हो? कृतिका ने ठंडी मुस्कान दी। निकलने की जरूरत नहीं, सच तो ये है कि आप खुद अपने कर्मों से एक दिन इस घर में जगह खो देंगी। इन झगड़ों के बीच विमला देवी टूटती जा रही। उनका शरीर कमजोर हो रहा था। चेहरे पर पीलापन उतर आया था, लेकिन उनकी जुबान अब भी खामोश थी। रात को उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरी बेटी को शक्ति दो और मेरे बेटे को हिम्मत दो कि वो सही गलत समझ सके। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। रिया को लगा कि कृतिका उसकी राह में कांटा बन गई है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब कृतिका को इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। एक रात उसने अरुण से कहा, तुम्हारी बहन हमारी जिंदगी में जहर घोल रही है, या तो वो यहाँ रहेगी या मैं। अरुण दुविधा में पड़ गया। वह पत्नी और बहन के बीच बंटता जा रहा था। कृतिका ने यह बातचीत सुन ली। उसके होंठों पर मुस्कान आई। तो अब असली जंग शुरू होगी। रिया अब कृतिका को घर से निकालने की पूरी कोशिश में थी। वह अरुण के कान भरने लगी, तुम्हारी बहन का कोई काम नहीं है, सुबह से शाम तक बस माँ को भड़काती रहती है। अरुण उलझा रहता। कृतिका को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसका भाई कभी खुलकर उसका साथ नहीं देगा। एक दिन रिया ने सबके सामने कृतिका पर आरोप लगाया, अरुण तुम्हारी बहन घर में मेरा सामान चुरा रही है, मेरी चेन अलमारी से गायब है। सब दंग रह गए। कृतिका गुस्से में चीख पड़ी, झूठ, मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारी चीजें? रिया ने चालाकी से कहा, तो फिर मेरी चेन कहाँ गई? अलमारी का ताला टूटा नहीं है। माँ भी घर पर थी और तुम भी। विमला देवी सन्न रह गईं। बहू भगवान के लिए मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। रिया तिलमिलाई, तो मतलब चोर आप हैं? ये सुनकर विमला देवी के दिल पर चोट लगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू इतना गिरोगी, मुझे चोर कहोगी?
कृतिका ने माँ को बाहों में भर लिया। माँ, आप कुछ मत कहिए, असली चोर तो ये है जिसने हमारे घर का सुकून चुरा लिया है। उस रात विमला देवी बहुत रोईं। उनका सीना भारी हो गया। कृतिका ने देखा तो घबरा गई। माँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन विमला देवी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, अब मेरे जीने का मन नहीं, मैं थक गई हूँ ताने सहते सहते। कृतिका ने आंसू पोंछे। नहीं माँ, अब आप टूटेंगी नहीं। कल सुबह सबके सामने सच्चाई रखूंगी। अगली सुबह कृतिका ने पूरे घर वालों को हाल में बुला लिया। अरुण ऑफिस जाने ही वाला था। कृतिका ने कहा, भैया आज फैसला होना चाहिए। भाभी रोज माँ का अपमान करती हैं, उन पर झूठे इल्जाम लगाती हैं और आप चुप रहते हैं। अब या तो माँ का सम्मान इस घर में रहेगा या फिर मैं। रिया ने बात काट दी। या फिर क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगी? कृतिका ने ठंडे सुर में कहा। निकालने की जरूरत नहीं, एक दिन तुम्हारी करतूतें खुद तुम्हें निकालेंगी। तभी बाहर से आवाज आई, मैडम ये आपकी चेन तो पार्किंग में गिरी पड़ी थी। गेट कीपर हाथ में वहीं सोने की चेन लेकर आया। सबकी नजरें रिया पर टिक गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। विमला देवी ने कांपते सुर में कहा, देखा बहू, भगवान देर करता है अंधेर नहीं। अरुण अब तक सब देखता सहता आया था, लेकिन आज उसकी आंखें खुल गईं। उसने रिया की ओर देखा। रिया, तुमने मेरी माँ और बहन पर झूठा इल्जाम लगाया। इतने साल में तुम्हारे मौन अत्याचार को अनदेखा करता रहा, लेकिन अब और नहीं। रिया ने सफाई देने की कोशिश की। अरुण ने सख्ती से कहा, बस अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ का सम्मान करना होगा, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। रिया स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अरुण उसके खिलाफ खड़ा होगा। विमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखा। धन्यवाद प्रभु। कृतिका ने माँ का हाथ थामा। माँ, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। भाभी को समझना होगा कि ये घर सिर्फ उनका नहीं है। रिया चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों में पहली बार हार का डर था। दिन बीते और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रिया अब उतनी ताकतवर नहीं रही। अरुण का मन टूट चुका था। कृतिका की आवाज़ गूंजने लगी थी और विमला देवी का सम्मान लौट आया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।